तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें प्रीवियस ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं। तो आज से हम ये फेस गेम वाले को शुरू करेंगे, साथ में आपको टेक्स्ट भी यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो दोनों काम हम साथ में करने वाले हैं इस मोड में, ताकि आपको समझ में भी आसानी हो, अच्छे से समझ में आ जाए। तो एम ए प्रीवियस जो ईयर वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम बात करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हमें पहली बुक जो दार्शनिक विचार वाली बुक है, वो बुक का नाम आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस बुक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर 4 आपकी बुक्स लगती है एम प्रीवियस ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 4 बुक लगती है, जिसमें से पहले बुक का हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेटो। तो प्लेटो के हम उसके दार्शनिक विचार पढ़ेंगे कि उसके क्या विचार थे, उसकी फिलोसफी से संबंधित उसके राजनीतिक विचार क्या थे, उसके न्याय क्या था, उसके अनुसार दार्शनिक वर्ग क्या था, उस प्रकार की चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्लेटो से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्लूटो से। तो प्लूटो के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये प्लूटो के बारे में आ गया है। तो देखिए दोस्तों, प्लूटो है जो उसका जन्म तो वैसे 428 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि ईसा पूर्व के जन्म से 428 साल पहले प्लूटो का जन्म हो गया था। तो ये जो है एक महान दार्शनिक बताया जाता है राजनीति विज्ञान और फिलोसफी की दुनिया में भी, क्योंकि इसके विचार फिलोसफी की दुनिया में भी काम आते हैं और राजनीति की दुनिया में भी काम आते हैं। तो ये एक महान दार्शनिक हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। वैसे तो देखिए, प्लूटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध परिवार में हुआ था। वैसे ये जो प्लेटो वगैरह है, ये दार्शनिक वगैरह जितने भी होते हैं, आप इसमें एक कॉमन बात देखोगे कि ये रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अमीर वर्ग से या कुलीन वर्ग से, इस प्रकार के लोग होते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग होगा उसके तो फिलोसफी का एक सामान्य कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों, कि जिसका पेट भरा हुआ होता है वही लोग फिलोसफी की बातें सोचते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आता है कि फिलोसफी क्या होती है, तो फिलोसफी वो चीज़ें होती है कि मतलब हिंदी में उसको जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिलोसफी का मतलब ये होता है दोस्तों कि बियॉन्ड सोचना चीज़ों के बारे में। फिलहाल अगर हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हम जैसे ये लैपटॉप आप देख रहे हैं, तो इस लैपटॉप में हम आप क्या सोच रहे हैं कि ये लैपटॉप किस कंपनी का है, क्या है। जो फिलोसफर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये लैपटॉप कैसे बना होगा, ये कैसे काम करता है, और लैपटॉप नहीं होता तो क्या होता, इससे पहले क्या हुआ करता था। तो फिलोसफी की दुनिया इससे बियॉन्ड के इसके परे चलते सोचते हैं। जैसे जीवन कैसे आया, फिलोसफर जो पुराने समय के, ये पुराने समय के फिलोसफर है, प्राचीन काल के, तो ये क्या सोचते थे भाई। जो वर्तमान में हमारी तरह इनके पास कोई सोशल मीडिया वगैरह, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, फोन वगैरह तो था नहीं, इतने साधन तो थे नहीं, और कोई ज़्यादा सुविधाएं भी उनके पास नहीं थी। तो ये मतलब क्या बैठे बैठे क्या सोचते थे भाई, बरसात आ जाती तो फिर सोचते रहे यार ये बरसात कैसे आ गई, ये बरसात ऊपर से कैसे आई, ये पानी कहाँ से पड़ा। और मान लो कि पेड़ उग गया, कोई बड़ा सा पेड़ हो गया, तो वो सोचते अरे यार ये पेड़ इतना सा था कल, तो आज इतना बड़ा हो गया, ये क्या हो रहा है। तो वो इस प्रकार की चीज़ें सोचते कि ये चीज़ जो हुई है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसके पीछे की क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो है फिलोसफर या जो राजनीतिक दार्शनिक लोग सोचते थे। तो प्लूटो के बारे में, जो प्लूटो है उसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। प्लूटो सुकरात का शिष्य था। ठीक है, सुकरात उसका शिष्य था, प्लूटो प्लूटो का शिष्य था अरस्तु। इन दोनों के मध्य यही संबंध था, ये तीनों आपस के अंदर शिष्य थे। सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था सुकरात, उसके बाद में प्लूटो, और उसके बाद में अरस्तु। एस पी ए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों आपस के अंदर गुरु शिष्य का इनके अंदर संबंध था। तो ये तीनों ही महान दार्शनिक हुए हैं फिलोसफी और राजनीति की दुनिया के अंदर। तो चलिए, प्लेटो का जन्म एथेंस के प्राचीन समृद्ध परिवार में हुआ। मैंने बताया कि ये ज्यादातर रिच लोग होते हैं जो फिलोसफी का काम करते हैं, जिनका पेट भरा हुआ होता है वही ऐसे सोचते हैं, वही फिलोसफर आमतौर पर बनते हैं। ठीक, उनका जन्म 427 से 428 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टोन था, एरिस्टोन। ठीक है, ये उनका ग्रीक भाषा में नाम है, तो ये एरिस्टोन था। इसका आपको ज़्यादा नाम वैसे याद नहीं रखना है उसके पिता का क्या नाम था। वैसे ये नाम इसलिए मेंशन किया जा रहा है ताकि क्या है कि परीक्षा में लिखे जब लंबा आपको इससे विवेचन करना होता है, आलोचनात्मक विवेचन वगैरह, तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको समझाना होता है कि जो प्लेटो का इस प्रकार का विचार है वो क्यों है। तो प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, अरिस्टोक्लीज इसका वास्तविक नाम था, रियल नाम था। उनके शारीरिक शिक्षक द्वारा जो रखा गया था, जो इनके पीटीआई टीचर थे, उन्होंने इसका ये नाम रखा था, जिसका अर्थ है चौड़ा और चपटा, यानी कि उनका कोई शरीर चौड़ा चपटा होगा, इस प्रकार का होगा। तो उन्होंने इसका नाम जो है अरिस्टोक्लीज रख दिया। ठीक है, प्लूटो सुकरात का सबसे प्रिय शिष्य था। तो सुकरात एक महान दार्शनिक हुआ है फिलोसफी की दुनिया में भी और अन्य दुनिया में, तो उसका सबसे प्रिय शिष्य सुकरात ही हुआ था। सुकरात का प्रिय शिष्य प्लूटो था। तो उसके बाद में प्लूटो ने अपनी महान एक कृति रिपब्लिक की रचना की। प्लूटो की सबसे महान कृति, जो सबसे महान बुक है जिसके बारे में उसे जाना जाता है, उसके अंदर इसने खतरनाक खतरनाक जो है विचार दिए हैं।
तो वो है रिपब्लिक। तो परीक्षा में पूछा जाता है, फाइनल ईयर में अगर आपने परीक्षा दी है और आपको याद होगा तो ये किताबों के नाम पूछे जाते हैं, प्लूटो की 2 किताबों के नाम, अरिस्टो की 2 किताबों के नाम। तो ये प्रश्न आया था कि प्लूटो की 2 किताबों के नाम आपको लिखने हैं। तो एक तो रिपब्लिक थी, एक द लॉज थी। वैसे और भी बुक्स हैं जिसके आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो द रिपब्लिक जो बुक है वो सबसे ज़्यादा फेमस है प्लूटो की। ठीक उसके बाद में देखिए, इसके पश्चात प्लूटो ने अपनी कृति रिपब्लिक के विचारों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया, और इसके लिए सर्वप्रथम वह सिसिली गया और यहाँ की निरंकुश व्यवस्था से बहुत ही प्रभावित हुआ। क्योंकि ये जब वो पैदा हुआ था वहाँ पे, तो ये सिसिली के अंदर जब गया था वहाँ पर जो है वैसे लोकतंत्र था। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीक के आसपास के ये फिलोसफर है, तो वहाँ पे लोकतंत्र वगैरह उस समय चलता था, ठीक है ना। तो वो लोकतंत्र जो था वो निरंकुश था। तो उसके आधार पर ये जो निरंकुश जो व्यवस्था है उससे बहुत ही प्रभावित हो गई है, क्योंकि इसका जो गुरु था सुकरात, उसको उस लोकतंत्र में उस व्यवस्था ने फांसी दे दी थी। तो फांसी सुकरात की क्यों थी, वो भी एक कहानी है कि सुकरात ने जो, ये तो थे भाई दार्शनिक थे, महान फिलोसफर थे, फिलोसफी की बातें करते थे, वो राजनीति के ऊपर सवाल उठाते थे, राजनीति पर। तो जो सरकारें थी उस समय की, तो सरकारों ने सोचा कि ये अपना काम बिगाड़ देगा, ये लोगों को भड़का रहा है अपने खिलाफ, ये अंदर की बातें बता रहा है, और ये कहीं हम लोगों को ऐसा ना कह दे कि सरकार से सवाल पूछो, तो कल ऐसा ना हो जाए कि सारे के सारे लोग मिलकर सरकार से सवाल पूछने लग जाए। तो इस प्रकार जो सरकार थी वहाँ की, तो उसने सुकरात को फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है। तो वो निरंकुश व्यवस्था मानता था उस समय कि प्लूटो। तो प्लूटो निरंकुश व्यवस्था से बहुत ही प्रभावित हुआ, और प्लूटो ने सिसल के शासक को अपनी रिपब्लिक को समझाना प्रारंभ किया। तो जो वहाँ का शासक था उसने अपनी रिपब्लिक की कहानी जाकर पढ़ाई कि भाई मैंने ये लिखा है, तो वो शासक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो जैसे वहाँ का शासक बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में वहाँ का शासक उससे नाराज भी हो गया। तो वो जाहिर की बात है, क्योंकि वो गुरु संबंध था, तो गुरु को उन्होंने फांसी दे दी थी, तो वो नाराज भी हो गया। तब प्लूटो को बंदी बनाकर स्पार्टा के राजदूत को भेज दिया। तो पहले भेजने की जो प्रथा थी, आप लोगों को पता होगा, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, तो पहले सल्तनत काल के समय तक भी ये दास प्रथा चलती थी। जो है जो अपने दास होते थे उनको बेच देता था एक दूसरे को। तो उसी प्रकार प्लूटो को भी उन्होंने भेज दिया, ठीक है, राजदूत को भेज दिया। उसके मित्र उससे मुक्त करवाते हैं, उसके मित्र जो होते हैं उसको बाद में उसको छुड़वाते हैं। इसके बाद एथेंस विद्यापीठ की स्थापना करता है। एथेंस विद्यापीठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथेंस विद्यापीठ जो है एक विश्वविद्यालय था उस समय का। तो जो सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है वेस्टर्न साइड के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वो यही है एथेंस विद्यापीठ। इसकी शुरुआत प्लूटो ने की थी, ठीक है। तो जिस विषय का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, प्लूटो ने अपने जीवन का अंतिम समय लॉज को लिखने में व्यतीत किया। द लॉज जो उसकी कृति है प्लूटो की, उसको जीवन के अंतिम सालों में 60 साल के बाद में जब वो बूढ़ा होने लग गया था, तो वो बैठा ये द लॉज पुस्तक लिख रहा था, ठीक है। इससे पहले इसने बहुत ज़्यादा पुस्तकें लिख दी थी। 81 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। ये तो फिलहाल हमने उसके बारे में जो है बैकग्राउंड पढ़ा है उसका, कि भाई प्लूटो किस प्रकार का आदमी था, कहाँ रहता था, क्या था, उसकी जो बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं तो हमें उसका विचार वगैरह समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लूटो की रचना। इससे जो छोटे वाले प्रश्न है वो बीए की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई प्लूटो की 2 रचना के नाम, 4 रचनाओं की। तो वैसे आप एमए की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये एमए की वैसे इतने चांसेस तो नहीं है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो प्लूटो की रचनाओं को आपको सारा कोई कॉन्सेप्ट याद करना, अच्छे मार्क्स चाहिए तो सारी की सारी रचना आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लूटो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 36 से 38 मानी जाती है, किंतु उनमें से प्रमाणिक ग्रंथ केवल 28 है। बाकी सब जो है प्रमाणिक नहीं है इतने। तो ऑथेंटिक जो ग्रंथ माने जाते हैं प्लूटो के, वो 28 ही माने जाते हैं। उसके सभी प्रमाणिक ग्रंथों का बर्नेट द्वारा संपादित यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये इस बुक में उन्होंने प्रकाशित करवाया है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार है। तो प्रमुख ग्रंथ है इनके, जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जो 34 वर्ष की उम्र तक उन्होंने रचना की है, वो ओपोलॉजी, क्रीटो, मीनो और प्रोटोगोरस, गोर्जिया, ये जो है ग्रंथ है वो 34 वर्ष की उम्र तक वो मतलब रचना कर देते हैं। और 34 से पहले 20 वर्ष की उम्र तक उसने सबसे पहले रिपब्लिक, फिर फ्रेडस, फिर फ्रेडो, ठीक है। रिपब्लिक की रचना है उसने 34 सालों के बाद में, यानी 34 से 54 के बीच में उन्होंने रिपब्लिक की रचना की थी, ठीक है। तो ये इसमें से सबसे फेमस बुक तो रिपब्लिक की है, और बाकी ये बुक्स भी आपको याद रखनी है कि द अपोलॉजी भी एक बहुत बेहतरीन बुक है उसकी। अपोलॉजी उसने किसके विषय में लिखी थी? अपोलॉजी बुक है जब उसके गुरु को सुकरात को फांसी दी गई थी, तो उसके फांसी के विरोध के अंदर उसने द अपोलॉजी बुक लिखी थी, ठीक है ना। तो ये अपोलॉजी भी इम्पोर्टेंट ही है। वैसे सबसे ज़्यादा जो बुक पब्लिक जो क्या कहते हैं उसको फेमस हुई थी वो थी रिपब्लिक। उसके बाद में देखिए बाद में इनकी रचना उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में 60 वर्ष की उम्र के बाद की, जो उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। वो कौन कौन सी थी? यानी उसने रचना तो 60 वर्ष के बाद में की, बूढ़े होते होते। तो द स्टेट्समैन और फिल्बस क्रिसस और द लॉज भी
उसके आखिरी समय में ही लिखी गई थी, ठीक है। ये इसकी बुक्स की जो है चीज़ें हैं वो आपको देख सकते हैं। इसके जो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसी चैनल के नाम पर भी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी एमए प्रीवियस के नाम से, ठीक है। तो ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर आगे बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में। तो उसकी बुक है प्लूटो की रिपब्लिक के बारे में। उसमें रिपब्लिक में उसके क्या विचार थे, उसने कौन सी बातें बताई रिपब्लिक में। तो देखिए रिपब्लिक प्लूटो की सर्वोत्तम कृति सबसे बेस्ट। इसमें उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का पूर्व रूप देखने को मिलता है, यानी कि उसकी जो भाषा संकीर्णता बहुत ही अच्छी इसमें लिखी गई। इससे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है, यानी रिपब्लिक का मतलब गणराज्य होता है, तो इसमें गणराज्य के बारे में, रिपब्लिक के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और न्याय, तो प्लूटो का न्याय का सिद्धांत काफ़ी फेमस है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है, आपके भी पूछा जाएगा न्याय का सिद्धांत क्या है। तो प्लूटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, व्याख्या कीजिए, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी आपसे। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। 2 पार्ट में ये वीडियो में बनाने वाला हूँ ताकि आपको जो है बोरिंग महसूस ना हो, ठीक है। तो उसको दोहरा शीर्षक प्राप्त है। तो सेबाइन के शब्दों में यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है, और न ही ये राजनीति अर्थशास्त्र या नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, इनमें से किसी एक अंग है। मतलब ये सेबाइन जो है अन्य दार्शनिक है, उसका ये कहना है कि ये कोई रिसर्च पेपर नहीं है कि भाई इसने रिसर्च कर दी और पब्लिश कर दिया, ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। और ना ही ये कोई राजनीति का, कोई अर्थशास्त्र का, या कोई नीति शास्त्र का, या कोई साइकोलॉजी का, इस प्रकार का कोई भी किसी का भी ये पार्ट नहीं है, ठीक है। यद्यपि इसमें ये सभी कुछ है और इससे अधिक भी है। मतलब ये इन सब का गुण इसके अंदर है। जो प्लूटो की रिपब्लिक है, इसके गुण सारे की जो सारे विषय उनके गुण इसके अंदर है, लेकिन ये उससे ज़्यादा भी कई बार हो जाता है। तो क्योंकि कला, शिक्षा और दर्शन को भी उससे स्थान दिया है, इस रिपब्लिक के अंदर इसने इन तीनों को भी स्थान दिया। फिर बारकर के शब्दों में ये कहा जाता है, बारकर ने ये कहा है कि ये मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। तो ये बारकर का कहना है। फिर नेटलशिप के अनुसार रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। फिर डॉक्टर मुरे कहते हैं कि रिपब्लिक एक साथ ही तत्व ज्ञान और दर्शन का, राजनीतिक विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है, ठीक है। अब ये जो अलग अलग दार्शनिक उसके ऊपर क्या विचार रखते हैं, ये आपको लिखना जरूरी है परीक्षा में। तो लिखना जरूरी इसलिए हो जाता है कि आपका उत्तर जब आप लिखे तो ऑथेंटिकेट हो जाए कि भाई वास्तव में आपको दार्शनिकों का नाम याद है। वैसे टेक्नोलॉजी करेंगे तो आप पास हो सकते हैं, मगर अच्छे नंबर चाहिए, कॉलेज में अच्छे टॉप करना है, अच्छी रैंकिंग चाहिए, अच्छे अगर आपको चाहिए परसेंटेज, तो आपको ये सभी दार्शनिकों के नाम याद रखने में, किसने क्या कहा। वो अब आप एमए पढ़ रहे हैं, बीए नहीं कर रहे, बीए के अंदर आप अगर दिखा सकते हैं, मतलब आप ऐसे चला सकते हैं कि चलो हमें नाम नहीं याद है तो मामला चल जाएगा। लेकिन एमए कर रहे हैं आप, तो एमए के अंदर आपको ये दिख नहीं सकता, मतलब ये चल नहीं सकता, आपको दार्शनिकों के नाम याद ही करने पड़ेंगे। तो फिर रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए अर्नेस्ट बार्कर ने अध्ययन की दृष्टि से रिपब्लिक को अगर 5 भागों में विभक्त किया है, तो ये जो अर्नेस्ट बार्कर है इसने रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा है। 5 भाग कौन से वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक तो आध्यात्मिक भाग है, नैतिक दर्शन, शिक्षा, संपत्ति और परिवार, आदर्श राज्य का पतन। ये इसका जो है 5 प्रकार के इसने डॉक्टर बार्कर ने इसको बांटा है रिपब्लिक को 5 भाग। इसको मतलब जैसे संविधान के अलग अलग भाग बताए, जैसे किसी के नीति निर्देशक तत्व का अलग भाग है, भाग ए, भाग बी, भाग के, इस प्रकार भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो संविधान जैसे उस प्रकार भाग है इसके, तो इसी के भी भाग है। किसी में आध्यात्मिक बातें की गई है, किसी में नैतिक बातें, कोई किसी पार्ट में शिक्षा के बारे में बातें हैं, किसी में संपत्ति और परिवार के बारे में, ठीक है। तो ये आप बीए में ये पढ़े होंगे कि भाई प्लूटो के संपत्ति का क्या विचार है, संपत्ति क्या है, और आदर्श राज्य का क्या है विचार, मतलब आदर्श राज्य का पतन क्यों होता है, इस प्रकार आदर्श राज्य की 2 आलोचनाएं। तो आपने बीए के अंदर खूब अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। तो ये इसके 5 भाग कर दिए इसने डॉक्टर बार्कर ने। फिर प्लूटो की न्याय संबंधित धारणा क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि प्लूटो की जो है न्याय संबंधी धारणा क्या है। तो देखिए प्लूटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणा का विवेचन और खंडन किया है, ठीक है। तो उस समय जितने भी न्याय के संबंधित कॉन्सेप्ट चल रहे थे कि भाई इसको हम न्याय कहते हैं, इसको न्याय कहते हैं, तो उसके उन्होंने विरोध करते। पहले भाई न्याय की परिभाषा अलग होती है हर समय, अभी हमारे हिसाब से न्याय क्या है, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, और उस समय अलग थी परिभाषा भाई न्याय की, कि भाई उस समय परिभाषा समाज के अंदर जो कॉन्सेप्ट मौजूद था उसका उन्होंने खंडन किया है। तत्कालीन समय में इस प्रकार की निम्नलिखित धारणाएं प्रचलित थी, मतलब उस समय कौन सी धारणा थी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले था परंपरागत सिद्धांत, तो हेडिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो ट्रेडिशनलिज्म होता है उसके अंदर क्या न्याय की परिभाषा बताइए। तो सर्वप्रथम उसने न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया, जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। प्लूटो के संवादों में, तो प्लूटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उसके उत्तर पॉलीमार्कस द्वारा किया गया है। यानी कि जो प्लूटो ने साम्यवादी न्याय की धारणा उसके जो प्रतिपादन है वो 2 बेटों ने किया है, तो एक तो सिफालस और उसका बेटा पॉलीमार्कस, ठीक है। ये नाम आप ध्यान रखना। फिर सिफालस ने क्या कहा न्याय के बारे में, तो सिफालस कहता है कि सत्य बोलना,
और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। तो एक तो सांस सांस भूलो, दूसरा का कर्ज जगह चुकाइयो, और आपका हिसाब में न्याय है। कौन के हिसाब में न्याय हो? और सिफारिश के हिसाब से ये न्याय है। फिर उसका जो बेटा है पॉलीमार्कस, ठीक है, पॉलीमार्कस कहता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। मतलब दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को अच्छा व्यवहार देना, वो न्याय है। तो ये अलग अलग दार्शनिकों के विचारों में अलग अलग परिभाषाएं होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आपके विचार में अलग है, मेरे विचार में अलग है, उसके विचार में अलग। तो ये आदमी की जो है बुद्धि के हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं बन सकती है, ये आप ध्यान रखना हमेशा ही। तो फिलहाल हमें पेपर में जिसके बारे में पूछे उसी के बारे में आपको लिखना है कि इसके हिसाब से ये न्याय, ठीक। आगे देखिए, फिर क्रांतिकारी सिद्धांत जो रेडियो कॉलेज में होता है उसके बारे में। प्लेटो की रिपब्लिक की इस धारणा का प्रतिपादन सेफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रेसिमेकस ने किया। ये धारणा शक्ति सत्य के विचार पर आधारित है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस पर। तो भाई जिसकी लाठी है, जिसके पास लाठी होगी वो अपना न्याय अपने आप करवा लेगा। मतलब पैसे वालों के पास, जो अमीर वर्ग है या जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो अपना न्याय खुद ही करवा लेगा। तो यानी इसी का मतलब शक्ति सत्य, पावर इज ट्रुथ। तो आधारित है, और इसके अनुसार शक्तिशाली का ही साधन ही न्याय है। मतलब जो पावरफुल लोगों का उसके अगर जरूरत पूरी हो जाए, उसका जो हित है वो पूरा हो जाए, तो वही न्याय होता है इसके हिसाब से, ठीक है। ये क्रांतिकारी जो है आप कह सकते हैं सिद्धांत है। तो थ्रेसिमेकस दो बातें कहता है। शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है। तो इसका मानना यह है कि जो भी जो शासक वर्ग होता है वो अपने हितों की, अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो लालच है, या अपनी जो भी उसकी निजी विचार, उसकी रक्षा के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए ही वो शासन करता है, शासक वर्ग, ठीक है। ये कौन कहता है? ये थ्रेसिमेकस कहता है। उसके बाद न्याय, न्याय से श्रेष्ठ है, ये कहता है कौन? थ्रेसिमेकस। ये दो बातें वो कहता है कि भाई एक तो जो शासक वर्ग है वो अपने हितों के लिए शासन करता है, और दूसरा है कि अन्याय न्याय की से भी श्रेष्ठ करे, न्याय करना न्याय से भी श्रेष्ठ करे, ये कौन कहता है? मतलब बेस्ट है न्याय न्याय से, ये कहता है थ्रेसिमेकस। तो उसके बाद में देखते हैं कार्य कारण सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत, दो सिद्धांत हमने पढ़ लिया। तो इसका प्रतिपादन ग्लोबकन के द्वारा किया गया है। इसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, अतः न्याय का व्यय न्याय व्यय का शिशु है। ये कहता है जो है, इसका नाम ग्लोबकन, ये कहता है कि जो न्याय है वो व्यय का शिशु है। डर के कारण हम न्याय करते हैं, इसका मानना ये कि अगर आदमी डर जाता है तो फिर वो न्याय करता है या न्याय करवाना चाहता है। तो जैसे इस प्रकार ग्लोबकन के सिद्धांत को निम्न दो परिणाम है कि भाई राज्य पारस्परिक व्यय की प्रवृत्ति पर आधारित है, और न्याय की सर्वव्यापी नैतिक। मतलब ये कहता है कि जो न्याय अगर कोई राज्य करता है, कोई आदमी करता है, कुछ भी करता है, तो वो कोई नैतिक सिद्धांत तो के आधार पर नहीं करता है कि भाई अच्छा है, ये न्याय करना अच्छा रहता है, इस प्रकार सिद्धांतों पर वो नहीं करता। वो करता है डर के कारण कि अगर ऐसा नहीं किया तो भाई आज इसका साथ न्याय किया तो कल किसी और के साथ अन्याय हो जाएगा। मतलब उसके मन में किसी ना किसी प्रकार का भय रहता है, डर रहता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो नैतिक सिद्धांतों के आधार पर न्याय नहीं करता, वो करता है डर के आधार पर, भय के आधार पर, ठीक। फिर दूसरी बात ये बोलता है कि राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं बल्कि परंपरागत कृत्रिम संगठन है। ये इसका ये मानना है कि अब जैसे प्लेटो और बहुत सारे दार्शनिकों ने ये बनाया, भाई आपने थर्ड ईयर में या फाइनल में पढ़ा होगा कि भाई राज्य एक परंपरागत जो है संगठन है, रचना है, ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर राज्य का, ये आपने बीए के अंदर खूब पढ़ा है। तो अब इसका ये मानना है कि जो राज्य है वो स्वाभाविक संगठन, ये अपने आप नहीं बना है, इसको एक कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। लोगों ने आपस में साठगांठ करके, परंपरावादी सिद्धांत होते हैं, उस प्रकार के सिद्धांत हमने पढ़े हैं पीछे, तो उसके आधार पर जो राज्य है वो एक कृत्रिम संगठन है, ठीक है, ना कि कोई स्वाभाविक संगठन, ठीक है। तो ये इसकी बात हम दो प्रकार की है। तो हम ये इन इतने जितेंद्र को अभी तक पढ़ा है, ये उसके न्याय के बारे में विवेचना कर रहे हैं कि भाई जैसे प्लेटो ने क्या कहा तो दूसरा दार्शनिक उसके ऊपर टिप्पणी करता है, फिर दूसरा करता है, फिर दूसरे करता है। तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज सभी चीज़ों को, सभी आदमियों को पढ़ना है कि जैसे प्लेटो ने न्याय की बात कही थी कि भाई न्याय ये है, तो उसके बाद में अलग अलग दार्शनिकों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, ये आप मान लीजिए, ठीक है। तो उसको हमें पढ़ना है। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या, ये हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में अच्छे से हो। बाकी अभी ये पढ़ेंगे न्याय सिद्धांत की व्याख्या, बाकी का प्लेटो के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो हो जाता है, ठीक है। और अभी 20 मिनट का तो बन गया, अभी ऑलरेडी 20 मिनट का जो है दूसरा पार्ट में देखेंगे। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या व्याख्या है, देखिए। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति की दृष्टि से न्याय का वास्तविक निवास स्थान आत्मा है, यानी कि व्यक्ति जो न्याय करता है वो आत्मा से करता है, ये कौन मानता है? प्लेटो से, ठीक है। तो वो राज्य उस मानव आत्मा का विराट रूप है, मानव आत्मा का। भाई अब सभी लोगों ने मिलकर ही तो राज्य को बनाया, इस पर कॉन्सेप्ट तो यही है। राजनीति में यही मान्यता चलती है कि भाई राज्य या फिर जो शासन प्रणाली है किससे चलती है। पर पहले आदमी को डर लगा होता है, पहले आदमी अकेले घूमते थे अपने आप,
जैसे पुराने जमाने में कि भाई अकेला है, तू राजा मैं भी राजा, सब अपने आप के बॉस है, अपने आप के राजा है। तो वो क्या करते थे भाई, एक दूसरे को मार देते थे, एक दूसरे को छीन लेते थे भाई। डर तो रहता था कि कल कोई कब्जा कर लेगा, हम कल भी मर जाएंगे, क्या हुआ, कोई भी अपने ऊपर अटैक कर देगा, कब्जा कर लेगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को बचने के लिए, सभी अधिकारों को रक्षा करने के लिए राज्य की खोज हुई। तो जो प्लूटो कहता है कि राज्य उस मानव आत्मा का विराट रूप है भाई, आत्मा ने मिलकर राज्य को बनाया है। तो इस तरह न्याय का निवास राज्य में भी होता है। न्याय के इन दो निवास स्थानों के अनुसार ही प्लूटो न्याय के दो प्रकार बताता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक है, प्लूटो जो न्याय के दो प्रकार कौन से बताता है, एक तो व्यक्तिगत और सामाजिक। ठीक है, ये दो न्याय बताता है प्लूटो। फिर प्लूटो के न्याय सिद्धांत के मूलाधार कार्य, तो ये विशिष्टीकरण और हस्तक्षेप का सिद्धांत है। प्लूटो के न्याय सिद्धांत का जो मूलाधार कार्य है, उसके जो दो सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए जाते हैं, विशिष्टीकरण और हस्तक्षेप का सिद्धांत है। ठीक है, विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट, कोई भी चीज़ का स्पेशलिस्ट। जैसे उस समय जो ब्राह्मण वर्ग था, उसे क्या लगता था कि भाई जो ब्राह्मण है वो शिक्षा का काम करता था और वो एक दार्शनिक वर्ग बन जाता था भाई, जो समझदार था ब्राह्मण वर्ग उस समय। तो ये प्लूटो की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो ब्राह्मण वर्ग था भाई, समझदार था, शिक्षा और अधिकार था उनका, तो वो क्या करते थे, दर्शन का काम करते, दार्शनिक वही सोचते थे, वही समझदार थे, तो वही सोचने विचारने का, शासन का, दर्शन का काम वही करते थे ब्राह्मण। अब जैसे फिर क्षत्रिय वर्ग आ गया, तो क्षत्रिय वर्ग वही शास्य थे, उनके गुण था, साहस थे उनके अंदर, और सुरक्षा की भावना उनके अंदर थी, तो उनको सैनिक काम बता दिया, प्रशासन और सुरक्षा का काम उनको बुला दिया। किसको, भाई क्षत्रिय लोगों को। फिर वैश्य, जो वैश्य लोग थे उनके अंदर भाई लालच था, तृष्णा थी उनके ऊपर, तो तृष्णा थी तो वो व्यापार करने चले गए, बिजनेस करने चले गए, उत्पादन करने लगे, सेवाएं देने भाई, लालच था उनके अंदर, तभी तो वो काम कर रहे थे। जिसको लालच ही नहीं है किसी चीज़ का, वो क्या काम करेंगे। ठीक है, तो इससे फिर जो शूद्र वर्ग था वो सेना के अंदर जितने भी काम थे उनको वो उसके अंदर शिफ्ट हो गए। तो ठीक है, ये टीचर का सिद्धांत, का सिद्धांत ये है कि भाई जैसे ब्राह्मण वर्ग है वो शिक्षा का काम है, तो वो शिक्षा में ही रहेंगे, वो दर्शन का काम ही करेंगे, वो क्या कहते हैं, प्रशासन का काम ही करेंगे, वो सास में या फिर किसी सेना में वो नहीं जाएंगे, वो व्यापार नहीं करेंगे। ये हस्तक्षेप का सिद्धांत दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, वो अपना ही काम करेंगे। जैसे ये क्षत्रिय वर्ग है, ये सेना का काम है, सैनिक काम, प्रशासन का काम देखेंगे, तो ये अब दार्शनिक वर्ग में नहीं जा सकते, ये नीचे के वर्ग में नहीं आ सकते कि भाई व्यापार कर लेंगे। तो ये हस्तक्षेप का सिद्धांत है, जिसका काम उसी को समझे, दूसरा करे तो पाप लागे। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं। तो ये हस्तक्षेप का सिद्धांत है। विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई जो ब्राह्मण है उसका काम शिक्षा देना, तो वो शिक्षा ही देगा, वो उसी में एक्सपर्ट है। ठीक, तो ये आप समझती होगी। तो अब आगे देखते हैं सामाजिक न्याय के बारे में। प्लूटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। 3 गुण कौन कौन से होते हैं, एक तो समझदारी यानी विवेक, फिर साहस यानी हिम्मत की बात है, फिर तृष्णा यानी लालच। तो ये 3 गुण हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। अब प्लूटो का ये मानना है कि 3 गुण, ये जिस व्यक्ति में जितनी मात्रा में जो गुण ज्यादा पाया जाएगा, वो उसी हिसाब से आदमी है उसका वर्ग तय हो जाएगा। जैसे मान 3 गुण कौन से होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, मतलब समझदारी और हिम्मत और फिर आप पे लालच, ये 3 गुण पाए जाते हैं हर व्यक्ति में। अब किसी व्यक्ति में लालच ज्यादा हो गया, तो वो लालच आ गया पैसों का, तो वो क्या करेगा, वो करेगा यार पैसे कैसे इकट्ठे करें, तो वो करेगा बिजनेस, वो करेगा व्यापार, वो देगा, कोई नौकरी करेगा या कुछ भी करेगा, वो पैसे इकट्ठे करते जाएगा। फिर साहस की बात आ जाती है कि यार हिम्मत है इसके अंदर बहुत है, तो वो लड़ जाएगा किसी से भी। तो लड़ते लोग कौन है, जो प्रशासन में होते हैं, जो सेना के अंदर जाते हैं, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, वो तो ये बन जाते हैं वो सैनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। और फिर विवेक, जो बुद्धि वाले आदमी होते हैं, जिससे उस समय ब्राह्मण वर्ग को दर्शाया जाता था विवेकवादी, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो करेंगे राज दूसरों, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, उनके अंदर विवेक है, तो वो दूसरों को कंट्रोल करेंगे, सत्ता स्थापित करेंगे, दर्शन लोगों को समझाएंगे, चीजें शिक्षा देंगे लोगों को। ठीक है, तो ये जिसके प्लूटो का यही मानना है कि इन 3 गुणों में जिसके पास जितना ज्यादा जो गुण ज्यादा होगा, वो उसी हिसाब से जो है उसका वर्ग तय हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसका कार्य तय हो जाएगा। ये आप डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर अगले बात आती है व्यक्तिगत न्याय के बारे में। प्लूटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय का आधार भी वही है जो सामाजिक न्याय का है। ठीक है, सामाजिक न्याय और जो व्यक्तिगत न्याय है, उनके अंदर ये सेम कॉमन चीज बताई है, आधार। मानव आत्मा की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां होती है, विवेक, साहस और जो तृष्णा, लालच होता है, वही ये 3 प्रवृत्तियां होती है किसके अंदर, व्यक्तिगत न्याय के अंदर। जब आत्मा में तृष्णा व साहस तत्व के नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करते हैं, तब व्यक्ति को न्यायी कहा जाता है। इस स्थिति में आत्मा के तीनों तत्व अपना अपना कार्य करते हैं और उनमें परस्पर सहयोग, एकता और संतुलन पाया जाता है। तो ये व्यक्तिगत न्याय हो गया कि भाई तीनों, अगर किसी चीज कोई आदमी में भाई कोई गुण विशेष रूप से ज्यादा विकसित हो, किसी में लालच ज्यादा जाग जाता है, किसी में कम जाग जाता है, किसी में साहस ज्यादा होता है, लेकिन किसी किसी में भाई तीनों ही गुण बराबर मात्रा में होते हैं। थोड़ा साहस भी है, थोड़े भाई दिमाग भी थोड़ा चला लेता है,
और जो थोड़ा है उसके अंदर लालच भी है। तो ये व्यक्तिगत न्याय का आधार हो गया कि वो अपना पर्सनल न्याय देखता है, ठीक है। तो ये अपना अपना कार्य कर लग जाते हैं तीनों लोग। फिर प्लूटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं, तो यह भी आपको आराम से समझनी है कि प्लूटो की जो न्याय सिद्धांत है उसमें क्या क्या विशेषताएं बताइए। देखिए प्लूटो के न्याय सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कौन कौन सी विशेषताएं, आपको इसको याद रखना है कि कौन सी विशेषताएं है, क्योंकि ये पॉइंट्स ही आपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। तो पहली विशेषता है कि नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत है प्लूटो के न्याय के सिद्धांत की जो सिद्धांत उसका पहली विशेषता वही है। नैतिक का मतलब ये होता है कि ये ओवरऑल अच्छा है भाई, हमें अगर कोई नीति के हिसाब से अगर हम समझे तो ये वास्तव में गुणकारी है, अच्छा है। फिर समष्टिवादी सिद्धांत है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। कार्य विशिष्टता आपने भी पढ़ा कि भाई स्पेशलिस्ट है उसी चीज के अंदर। फिर ए हस्तक्षेप का सिद्धांत है, ये दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगी। और साव्य एकता का सिद्धांत, सभी के अंदर एकता है भाई, तू तेरा काम कर मैं मेरा काम करता हूँ, ठीक है, हमें एकता रहेगी, हम रहेंगे एकटे ही, तू तेरा काम मैं मेरा काम, हम मतलब एकटे रहेंगे, एकता का भावना है इसके अंदर। फिर दार्शनिक शासक, दार्शनिक वर्ग शासक रहेगा। मनोवैज्ञानिक आधार है इसके अंदर भाई, ये मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से ये ठीक ठाक है सिद्धांत, उसके अंदर हम कोई कमी वैसे नहीं निकाल सकते, साइकोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल बात सटीक बैठती है। फिर अति व्यक्तिवाद का विरोधी, अति व्यक्तिवाद का मतलब ज्यादातर मतलब अति व्यक्तिवाद का मतलब ज्यादा किसी चीज के मतलब कोई ज्यादा व्यक्ति या फिर ज्यादा कोई चीज हावी हो जाता है, उस प्रकार की ये चीजें विरोधी कर देते हैं, ठीक है। फिर न्याय के दो प्रकार इसने बताए, एक तो व्यक्तिगत और एक सामाजिक। फिर न्याय आंतरिक और समन्वय का तत्व बताए, न्याय आपस के अंदर मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं उसको कंट्रोल मतलब समन्वित है चीजें आपस के अंदर। फिर देखिए प्लूटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग दार्शनिक, प्लूटो तो बहुत पुराने जमाने का दार्शनिक था, उसके बाद में कितने दार्शनिक हो गए, बाद में भी बहुत से दार्शनिक हुए। तो जो वेस्टर्न कल्चर के जो है लोगों ने भी प्लूटो के बाद में कई लोगों ने जैसे रिएक्ट किया उन्होंने, तो आलोचना भी होती है, हर चीज की खूबियाँ होती है तो तारीफ होती है तो आलोचना भी होती है। तो प्लूटो के न्याय कानूनी नहीं, ये इसकी पहली आलोचना है भाई, ये तो उसके मनगढ़ंत चीजें हैं, ये कानून के रूप से सही नहीं बैठती है, ऐसी इसकी पहली आलोचना है। फिर कर्तव्य की प्रधानता इसके अंदर, मतलब इसने काम को जरूरी चीज पहले बताया कि भाई जो जिसके पास विवेक है वो मतलब शासक नहीं बनेगा। ये इसने इसकी कमी ये है कि भाई अगर किसी आदमी के पास बुद्धि है तो वो व्यापार क्यों नहीं कर सकता, ठीक, वो सेना में भर्ती क्यों नहीं हो सकता, वो जरूरी थोड़ी है कि वो शिक्षा का काम करेगा या फिर वो शासन ही करेगा। अब मान लीजिए किसी के पास हिम्मत ज्यादा है तो वो राजा भी तो बन सकता है, जरूरी है कि क्या वो सेना में ही जाएगा या फिर प्रशासन का काम देगा, ठीक है। तो ये कर्तव्य की प्रधानता बताई गई है इसमें, ठीक है। फिर निष्क्रिय और निश्चित है, ये है भाई, निश्चित तो यही है कि भाई वो जो काम जिसका काम किसी को साझे दूजा करे तो पाप लागे, तो ये निश्चित है, तो इसकी ये भी एक आलोचना है। फिर राज्य में अत्यधिक एकीकरण हो जाए, पूरे राज्य के अंदर एकीकरण हो नहीं सकता सभी चीजों के भाई, कभी कभी भाई लालच आ जाता है किसी आदमी में कि भाई ये अपने ऊपर ये कंट्रोल क्यों कर बैठा है भाई। अभी मान लीजिए कैसे समझाऊं मैं आपको कि जैसे कोई जो व्यापारी वर्ग है वो अपना जो क्या करता है व्यापार बिजनेस वगैरह का उसका काम है, तो कभी उसके मन में ये भी भावना आ जाती है कि यार ये ब्राह्मण वर्ग ये शिक्षित वर्ग लोग यही ये हमके ऊपर शासन क्यों कर रहे हैं, यही कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, हम अपना शासन खुद भी तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भी जो चीजें इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। फिर एकीकरण भी हो गया, पृथकीकरण, तीनों को मतलब चार भागों को उसने बांट भी दिया, सबको एक भी कर रखा है। तो फिर प्रजातंत्र विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी किस प्रकार है ये अप्रजातांत्रिक है भाई, किस प्रकार है ये विरोधी प्रजातंत्र के हिसाब से। प्रजातंत्र में तो सभी को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है, जो अपनी चाहे उसी के हिसाब से रख सकता है, लेकिन ये इसके हिसाब से सही नहीं बैठता कि भाई तू होशियार है तो तू शासन नहीं कर, राजा ही बन या फिर पर्सनल का काम ही देख, शिक्षा का काम ही देख, भाई तू होशियार है तो बिजनेस नहीं कर सकता, इसके हिसाब से ये प्लूटो के सिद्धांत के हिसाब से ये इसकी मान्यता है। तो ये एक प्रजातंत्र विरोधी हो जाता है। फिर विरोधाभास है, आपस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, इसके अंदर पारस्परिक हस्तक्षेप है, व्यक्ति राज्य का दिन है, इसके अंदर पूरा पूरा कंट्रोल राज्य का होगा, तो कोई निश्चित कार्य आजीवन करते रहना भी गलत है, ये भी इसकी आलोचना का आधार है। फिर आधुनिक युग के अनुरूप नहीं हुए, मॉडर्न जमाने में ये जो शासन है वो सही नहीं बैठता, उस समय तो चलो ठीक थे, वैसे अभी अलग अलग सरकारें अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है देश में हर राज्य में, तो ये इस हिसाब से ठीक नहीं बैठता, ठीक है। फिर आगे की जो बातें हैं, वीडियो लंबा बन गया इसलिए मैं आपको ये बाकी के अभी बहुत ज़्यादा पेज पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक अपना बाकी है प्लूटो के बारे में, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर बताऊंगा पूरी चीज़ें, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, कोई कमी लगी हो या कोई सुधार करना हो या कैसा लगा, मुझे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ताकि मैं आपके हिसाब से जो इसके हिसाब से चीज़ें
सेट कर पाऊँ। आपको पीडीएफ्स भी रेगुलर चाहिए या फिर सारी एक पूरी बुक्स की एक ही पीडीएफ चाहिए, वो भी आप कमेंट में बताया करो ताकि मुझे सजेशन मिलेगा तो मैं इम्प्रूव करूँगा। आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं मुझे क्या, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए तो आधे घंटे का ठीक है आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले पार्ट में, ज़रूर देखना ठीक है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो। जय हिंद, जय भारत।